नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद पटना बिहार में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग संस्कृत भाषा में व्याकरण का प्रयोग करने के लिए प्रत्यय का हम लोग पढ़ाई करेंगे। सबसे पहले प्रत्यय का मतलब क्या होता है, प्रत्यय के बारे में हम लोग जानेंगे। इसको हम लिख के बताएंगे। हम लोग प्रत्यय का पढ़ाई करेंगे। आज हम लोग प्रत्यय पढ़ेंगे बच्चों। तो प्रत्यय का प्रयोग कहाँ होता है, क्यों होता है, हमको ये जानना है। सबसे पहले जब हम अनुवाद बनाते हैं, जब हम वाक्य का प्रयोग करते हैं या लेख लिखते हैं, बहुत बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग जब हम करते हैं, तो उसमें शब्द को सुंदर बनाने के लिए प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हमें जानना है कि प्रत्यय का मतलब क्या है, प्रत्यय किसको कहते हैं। तो इसको पहले तोड़ेंगे। प्रति जोर ए बराबर प्रत्यय। प्रत्यय का मतलब हुआ साथ चलने वाला पर बाद में। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, साथ तो चलेगा लेकिन बाद में। तो इसको हम आगे समझेंगे अच्छे से। अभी सिर्फ इतना ही अर्थ हम लोग जान लें, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं। पहला कृदंत, दूसरा तद्धित और तीसरा स्त्री प्रत्यय। तो बच्चों, हम लोग कृदंत प्रत्यय के बारे में जानेंगे। पहला कृदंत प्रत्यय जो है वो धातु के अंत में लगता है। धातु के अंत में लगने वाले प्रत्यय को हम कृत प्रत्यय भी कहते हैं। धातु के अंत में लगते हैं और इसे हम कृत प्रत्यांत शब्द भी कहते हैं।
कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम लोग बढ़ते हैं दूसरे तद्धित की ओर। दूसरा जो तद्धित प्रत्यय होता है वो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण इत्यादि के बाद लगते हैं और वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। उसके बाद तीसरा प्रत्यय जो हमारा होता है वो स्त्री प्रत्यय होता है। स्त्री प्रत्यय पुल्लिंग शब्दों से, स्त्री प्रत्यय किसको कहते हैं? जब हम किसी वाक्य में पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए कुछ नियमों का प्रयोग करते हैं तो जिन प्रत्ययों का सहारा करते हैं, सहारा लेते हैं, वो स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। तो बच्चों इसमें मैं लिखी हूँ, इसको अब देखो चार्ट को। पहले तो मैं समझा रही थी, समझाने का वो मेरा तरीका था। अब मैं चार्ट में लिखा हुआ जो बता रही हूँ, प्रत्यय प्रति प्लस ए, साथ चलने वाला पर बाद में। प्रत्यय के 3 भाग होते हैं। आप कॉपी में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 भी लिख सकते हो, लेकिन हम यहाँ ये चित्र के माध्यम से आपको समझाएं। पहला जो है कृदंत, धातु के अंत में लगते हैं, इसे हम कृत प्रत्यय भी कहते हैं। दूसरा तद्धित, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण इत्यादि के बाद लगते हैं, वे तद्धित कहलाते हैं। तीसरा स्त्री प्रत्यय, पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए जिन प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। हम लोग सबसे पहले कत्वा प्रत्यय पढ़ेंगे। कत्वा प्रत्यय का मतलब होता है कर कर, इसमें त्वा शेष बचता है। कत्वा प्रत्यय जब हम लगाएंगे तो उसके बारे में हमें जानना चाहिए। सबसे पहले उसके बारे में हम जानेंगे। कत्वा प्रत्यय में जब एक ही कर्ता द्वारा एक वाक्य की समाप्ति हो जाती है, अर्थात पहली क्रिया जहाँ समाप्त हो रही है वहाँ हम कत्वा प्रत्यय लगाएंगे। फिर से एक बार बोलते हैं, जब एक ही कर्ता द्वारा एक वाक्य की समाप्ति हो जाती है, अर्थात पहली क्रिया जहाँ समाप्त हो रही है वहाँ हम कत्वा प्रत्यय लगाएंगे। उदाहरण लेते हैं, रामः पठित्वा गच्छति। इसका मतलब क्या हुआ? राम पढ़कर जाता है। रामः पठित्वा गच्छति, राम पढ़कर जाता है। इसमें बच्चों मान लिया कि हम लगा देते, 2 क्रिया था। रामः पठति का मतलब होता है राम पढ़ता है, रामः पठति गच्छति। अगर हम लगाते, यहाँ लिख कर दिखाते हैं, रामः पठति गच्छति। हमको लगता है कि इसको देख के अच्छा नहीं लग रहा है ये शब्द जो है, लेकिन उसी को जब हम इसमें कन्वर्ट करते हैं, रामः पठित्वा गच्छति, राम पढ़कर जाता है, तो ये वाक्य सुंदर हो जाता है। इसीलिए प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तो ये तो एकदम रॉन्ग हो गया, इसको हटा देंगे। पठित्वा, यहाँ कहाँ लगा है कत्वा प्रत्यय, इस पर ध्यान दो। पठित्वा, पठ में, पठ धातु में कत्वा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, बराबर पठित्वा। इसमें नोट कर लो, एक जरूरी सूचना है, इसमें जरूरी बात है कि कर्ता एक ही होनी चाहिए। वाक्य में कर्ता एक ही हो, लेकिन क्रिया 2 या 2 से अधिक हो सकती है। कर्ता एक ही होनी चाहिए, क्रिया 2 या 2 से अधिक भी हो सकती है। जैसे राम पढ़कर, खेलकर घर लौटता है, इस तरह का वाक्यों का प्रयोग हम कर सकते हैं। उसको बनाएंगे तो हम आगे कत्वा प्रत्यय वाक्य में मतलब शब्दों में किस तरह से लगाएंगे, इसका उदाहरण हम आगे बताते हैं।
कत्वा प्रत्यय के कुछ महत्वपूर्ण नियम होते हैं जिसे मैंने यहाँ लिखा है, आप लोग देखो। सबसे पहले कत्वा प्रत्यय से बने शब्द अव्यय कहलाते हैं। उसके बाद एक और ही बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है, कत्वा प्रत्यय हमेशा सभी पुरुषों में, सभी लिंगों में, सभी वचनों में एक समान रहते हैं। इसको एकदम याद कर लेना है। कत्वा प्रत्यय सभी पुरुषों में, सभी लिंगों में, सभी वचनों में एक समान रहते हैं। कहने का मतलब इसमें कोई विभक्ति नहीं लगेगी, सिर्फ जैसे है, चाहे एक वचन हो, द्विवचन हो, बहुवचन हो, पुरुष प्रथम पुरुष हो, मध्यम पुरुष हो, चाहे उत्तम पुरुष हो, सभी पुरुषों, सभी लिंगों। लिंगों का मतलब क्या हुआ? पुल्लिंग हो, स्त्रीलिंग हो या नपुंसकलिंग हो, सभी में एक समान रहते हैं। क्लियर है बच्चों? कत्वा प्रत्यय में क की इत संज्ञा हो जाती है और उसका लोप हो जाता है। तो जब यहाँ क हट जाएगा और उसका लोप हो जाएगा तो क्या बचता है हमारे सामने? त्वा बचता है। हमारे सामने क्या बचता है? त्वा। तो कत्वा प्रत्यय में त्वा शेष बच जाता है। कत्वा प्रत्यय में क की इत संज्ञा हो जाती है और उसका लोप हो जाता है, शेष त्वा बचता है। इसके बाद अगला मेरा टिप्स है, किन्हीं किन्हीं धातुओं में ईट का आगम हो जाता है और किन्हीं किन्हीं धातुओं में नहीं होता है। ये इम्पॉर्टेंट नियम जो है, महत्वपूर्ण नियम जो है, इनको आप दिमाग में रखोगे तो कत्वा प्रत्यय एकदम अच्छे से बनेगा। कत्वा प्रत्यय के कुछ उदाहरण हम दिए हैं यहाँ पर बच्चों। इसको देखो, पठ जोर कत्वा, पठित्वा। पठ धातु में जब हम कत्वा प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा? पठित्वा। पठित्वा का मतलब होता है पढ़कर। भू धातु में जब हम कत्वा प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा? भूतवा। भूतवा का मतलब होता है होकर। लिख धातु में जब हम कत्वा प्रत्यय लगाएंगे तो लिखित्वा। लिखित्वा बनेगा। लिखित्वा का मतलब होता है लिखकर। क्री धातु, यहाँ देखो दो धातु दिख रहा है नंबर 4 और नंबर 5 में, क्री और क्री। क्री का मतलब होता है करना और क्री का मतलब होता है खरीदना। तो सबसे पहले हम क्री पर चलते हैं। क्री प्लस कत्वा मतलब कृत्वा। कृत्वा का मतलब हो गया कर कर। फिर क्री धातु है क्री, क्री में कत्वा प्रत्यय लगाएंगे तो कृत्वा बनेगा। कृत्वा मतलब खरीद कर। जी धातु में कत्वा प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा बच्चों? जीतवा। जीतवा का मतलब होता है जीत कर। दा धातु में जब हम कत्वा प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा? दत्तवा। यहाँ डबल ता है, ध्यान देना, देकर। पा धातु में जब हम कत्वा प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा बच्चों? पितवा। पितवा का मतलब होता है पीकर। गम धातु में जब हम कत्वा प्रत्यय लगाएंगे तो बनेगा गत्वा। अब इसमें ध्यान देना कि कहीं कहीं ईट का आगम हुआ है। वो जब हम नियम बताए थे तो उसमें था कहीं कहीं धातुओं में ईट का आगम होता है और कहीं कहीं नहीं होता है। तो हम इसमें देखेंगे कहाँ ईट का आगम हो रहा है। पठ जोर कत्वा, पठित्वा। यहाँ ईट का आगम हुआ है इसीलिए यह पठित्वा हो गया है। फिर यहाँ लिख धातु में जब हम कत्वा प्रत्यय लगाए हैं तो लिखित्वा, यहाँ भी ईट का आगम हो गया है। इस प्रकार कत्वा प्रत्यय के उदाहरण समाप्त होते हैं। आज हम लोग ल्यप प्रत्यय पढ़ेंगे। ल्यप प्रत्यय का मतलब होता है कर कर। ल्यप प्रत्यय में ध्यान देने वाली योग्य बात है, यहाँ देखो ल्यप। ल्यप में हम यहाँ तीसरा शब्द जो है प, इसकी इत संज्ञा हो जाती है और इधर जो ल, आधा ल है, इसकी भी इत संज्ञा हो जाती है। और फिर तस्य लोपः सूत्र से ये दोनों का लोप हो जाता है। शेष हमारा क्या बचता है? बीच वाला, अर्थात यह। यही इम्पोर्टेंट है। सबसे महत्वपूर्ण क्या है? यह। तो ल्यप प्रत्यय में क्या शेष बचता है? यह। इसको ध्यान देंगे। ल्यप प्रत्यय से बनने वाले शब्द कृदंत कहलाते हैं। इस प्रत्यय से बनने वाले शब्दों में धातु के पहले उपसर्ग जुड़े होते हैं, उसके बाद धातु होते हैं, फिर प्रत्यय लगाया जाता है। इस प्रकार हमारा ल्यप प्रत्यय बनता है। उदाहरण देकर बताते हैं। अनु उपसर्ग है। यहाँ देखो, यहाँ ध्यान से, अनु भू धातु है और ल्यप प्रत्यय है। तो ल्यप प्रत्यय क्या नियम है? पहले उपसर्ग लगेगा। क्या लगेगा?
पहले उपसर्ग लगेगा, फिर धातु और फिर ल्यप प्रत्यय, बना अनुभूय। इस प्रकार हमारा ल्यप प्रत्यय लगाया जाता है। अब हम आगे इसके कुछ नियमों और उदाहरण को समझेंगे। ल्यप प्रत्यय से बने शब्द अव्यय कहलाते हैं। सभी पुरुषों, सभी लिंगों, सभी वचनों में एक समान प्रयोग होता है। ल्यप प्रत्यय और कत्वा प्रत्यय हम लोग पढ़ें, दोनों का अर्थ एक ही होता है, कर कर। तो हम कैसे पहचानेंगे कि ल्यप प्रत्यय है या कत्वा प्रत्यय है? तो उसका नियम है, धातु के प्रारंभ में अगर उपसर्ग लगा हो तो हमें ल्यप प्रत्यय समझना चाहिए, और अगर उपसर्ग नहीं लगा हो तो कत्वा प्रत्यय का प्रयोग होगा। यही हमारा ल्यप प्रत्यय और कत्वा प्रत्यय में अंतर है। ल्यप प्रत्यय के कुछ उदाहरण। ल्यप प्रत्यय में क्या बताए थे कि उपसर्ग लगता है, तो यहाँ देखो भुज धातु है, भुज धातु में हम उपसर्ग लगाए हैं और ल्यप प्रत्यय लगाए हैं। तो बीच वाला धातु है, पहले वाला उपसर्ग है और बाद में प्रत्यय है। उप प्लस भुज प्लस ल्यप बराबर उपभुज्य, इसका मतलब होता है उपभोग करके। फिर आ उपसर्ग हो गया, नी धातु हो गया और ल्यप प्रत्यय हो गया। आनीय, आनीय मतलब लाकर। तो एक बात हम लोग ध्यान देंगे कि नी मतलब होता है ले जाना, तो यहाँ तो अर्थ चेंज हो रहा है, अर्थ परिवर्तन हो रहा है। यहाँ हमारा जब भी ल्यप प्रत्यय लगता है तो उपसर्ग लगने के कारण शब्दों के अर्थ परिवर्तित हो जाते हैं, धातुओं के अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। तो यहाँ नी मतलब हो रहा था ले जाना, लेकिन यहाँ होगा लाकर, यहाँ क्या हो गया लाकर। अगला हम देखेंगे नी उपसर्ग, पा धातु और ल्यप प्रत्यय। पा का मतलब क्या होता है? पीना, पा धातु का मतलब पीना, लेकिन जैसे ही हमारा नी उपसर्ग लगता है और ल्यप प्रत्यय लगाते हैं तो ये शब्द आकर बनता है नीपिया। नीपिया मतलब होता है खूब पीकर, मतलब बहुत ज़्यादा पीकर, पीकर नहीं खूब पीकर। तो ये परिवर्तन हो गया अर्थ। फिर हम लोग आते हैं गम धातु पर। गम धातु का मतलब होता है जाना, लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर आ उपसर्ग लगाते हैं और ल्यप प्रत्यय लगाते हैं तो इसका हो जाता है रूप आगत्य, मतलब आकर। तो गम मतलब जाना था और यहाँ उपसर्ग लगा तो क्या हो गया? आकर। क्या हो गया? आकर। फिर अगला है परि उपसर्ग, इक्ष धातु ल्यप प्रत्यय। क्या बना? परीक्षा, मतलब परीक्षा करके। इस प्रकार ल्यप प्रत्यय के और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। बच्चों, ल्यप प्रत्यय में जितने भी उदाहरण हैं, बहुत सारे उदाहरण होंगे, व्याकरण की किताब में आपको मिलेगा। उन उदाहरणों को अगर हम 10 बार लिखेंगे तो ज़रूर हमें याद हो जाएगा। बच्चों, आज हमने जो कत्वा प्रत्यय और ल्यप प्रत्यय पढ़ा, तो इसको जो है, इसको याद रखने का कुछ टिप्स होता है, उसको हम आपको देते हैं। संस्कृत व्याकरण की पुस्तक निकालिए और उसमें जो भी उदाहरण आपको कत्वा प्रत्यय और ल्यप प्रत्यय के मिलते हैं उसको आप कॉपी में नोट कीजिए और उसको 10 बार लिखिए। संस्कृत व्याकरण थोड़ा कठिन होता है, लेकिन अगर प्रयास किया जाए तो वो बहुत ही आसान हो जाएगा, सरल हो जाएगा, और परीक्षा में आपके जो है एक भी मार्क्स नहीं कटेंगे कत्वा और ल्यप प्रत्यय के। तो मेरे टिप्स याद रखिए और आप इस पर जो है ध्यान दीजिए। अगले प्रत्यय में हम लोग अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। धन्यवाद बच्चों।